बात करते हैं हमेशा योजनाओं की, और योजनाओं को हम देखते हैं कि जो लाभार्थी हैं वो योजनाओं के लिए कई बार परेशान भी होते हैं, कई बार दफ्तरों के चक्कर भी लगाते हैं, और जानकारी नहीं होने के कारण कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो हितग्राही होते हैं वो थक हार के घर बैठ जाते हैं। अब योजना का लाभ भी नहीं मिल पाता, उनको ये नहीं पता होता कि कौन से दस्तावेज मिलना लगने हैं और किस अधिकारी से मिलना है, किससे बात करना है, क्या प्रोसेस है। तो वो सारी जानकारी नहीं होने के कारण जो हितग्राही होते हैं, जो पात्र व्यक्ति होते हैं, उन योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। तो हम बात कर रहे हैं योजना के विषय में। मेरे साथ मौजूद हैं श्रम विभाग से अधिकारी हैं और हम उनसे बात करेंगे उस विषय को लेकर जो कि आज हर व्यक्ति की ज़रूरत है, योजना। तो मैम, आपका स्वागत है। नमस्कार मैम, मैं चाहता हूं कि आप अपना परिचय ज़रूर दें हमारे दर्शकों को, और जो योजना है उसको विषय में जब जानकारी लें तो दर्शकों को आसानी हो आप तक पहुंचने में। नमस्कार, मैं लेबर इंस्पेक्टर सरिता साहू, सहायक श्रमिक नर्मदापुरम कार्यालय में पदस्थ हूँ और वर्तमान में श्रम विभाग द्वारा हमारी संबल योजना, BOCW योजना और श्रम कल्याण मंडल की योजनाएं संचालित है, और एक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना का भी विशेष अभियान चल रहा है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना में 18 से 40 साल तक के असंगठित श्रमिक जिनका PF या ESI नहीं कट रहा है और जो आयकर दाता नहीं है, वो ई-श्रम कार्ड बनवाकर इस योजना में अपने आयु के अनुसार अभिदाय देकर पंजीकृत हो सकते हैं। किसी भी CSC के माध्यम से वो इसमें आवेदन कर सकते हैं या स्वयं भी पब्लिक डोमेन से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। संबल योजना में ऐसे श्रमिक हमारे सम्मिलित हैं जो मैम, एक बात बीच में पूछना चाह रहा था। अभी आपने जिस योजना के विषय में बताया उसमें कौन कौन पात्र होंगे और कैसे उनको पहुंचना होगा? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है। असंगठित श्रमिक का असंगठित श्रमिक की परिभाषा? ऐसे श्रमिक जिन्हें PF ESI नहीं मिल रहा है, हाँ। वो असंगठित श्रमिक की श्रेणी में आते हैं। हाँ। जैसे किसी दुकान में कोई काम कर रहा है, मजदूर, किसी का छोटा मोटा व्यापार है, हाँ। जो निर्माण श्रमिक है, ये हमारे असंगठित श्रमिक की श्रेणी में आते हैं। जो ईंट गारे मजदूरी का काम कर रहे हैं। हाँ। जी जी जी। तो ये असंगठित मजदूर होते हैं। जैसे अगर जो रोड पर छोटी सी दुकान लगाते हैं, रेडी लगाते हैं, या जो सब्जी बेचने वाले हैं साइकिल से, ये सब असंगठित में आते हैं। तो असंगठित मजदूर की जो परिभाषा है वो ये है। मैं इसलिए इस बात को क्लियर करना चाह रहा था, हर व्यक्ति को ये जानकारी रहे कि असंगठित मजदूर होते क्या है। तो ये असंगठित मजदूरों के विषय में आपने बताया, तो उनकी आयु सीमा क्या होगी? प्रधानमंत्री श्रम योगी में पेंशन में 18 से 40 है। अच्छा। और असंगठित श्रमिकों के लिए हमारी जो संबल योजना है उसमें हमारी 18 से 60 साल में वो पंजीयन करा सकते हैं। आपने 2 योजना के विषय में एक साथ बता दिया शायद। जी, मैं एक एक के विषय में जानना चाह रहा था। जो प्रधानमंत्री श्रम योगी पेंशन योजना है वो 18 से 40 साल के जो असंगठित श्रमिक हैं जिनका PF या ESI नहीं कट रहा है, वो उसमें पंजीकृत कर सकते हैं। और 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक का जो अभी दान उन्हें देना रहता है वो उनकी आयु के हिसाब से तय होता है। ये योजना है, और 60 वर्ष होने के बाद उन्हें 3000 न्यूनतम पेंशन मिलेंगी। जी जी। अच्छा, उनको न्यूनतम पेंशन मिलेगी। इसके बाद आपने दूसरी योजना का नाम लिया था, वो क्या था? संबल योजना है। संबल योजना। तो संबल योजना को थोड़ा सा विस्तार और इसकी परिभाषा जरूर मेंशन कीजिएगा। जो संबल योजना है वो हमारी शुरू में 2018 में शुरू हुई थी। उसके पश्चात 2022 में हमने संबल 2.0 लॉन्च किया। इस योजना में 18 से 60 साल तक के ऐसे श्रमिक जो स्वरोजगार में हैं, जिन्हें PF या ग्रेजुटी या ESI का लाभ नहीं मिल रहा है, जो आयकर दाता नहीं है, जिनके पास 1 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि ना हो, या श्रमिक या उसकी पत्नी सरकारी नौकरी में ना हो, ऐसे सभी जो श्रमिक श्रेणी के लोग हैं वो संबल के लिए पंजीकृत होने के लिए पात्रता रखते हैं। संबल पोर्टल है, उस पर वो ऑनलाइन अपनी समग्र ID और परिवार ID दर्ज कर आवेदन दर्ज कर सकते हैं। फिर संबंधित निकाय उनका आवेदन पात्रता के अनुसार उनका पंजीयन जारी करेगा। मैं इसमें छोटा सा एक प्रश्न और पूछना चाहूँगा। आपने कहा कि इसमें 1 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि, 1 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर से कम होनी चाहिए, एक बात। दूसरा कि उनके परिवार में अगर जैसे पति या पत्नी कोई सरकारी नौकरी शासकीय कर्मचारी ना हो, और जैसे आशा कार्यकर्ता हैं, ये उसमें आती है कि हमारा थोड़ा इसमें एक पत्राचार था पूर्व का, उसमें आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी को थोड़ा सा वो किया था, छोड़ा गया था। इसमें मतलब वो पात्र हैं संबल में? नहीं, उन्हें एक पूर्व का पत्र था, उसमें शामिल नहीं किया गया था। अच्छा। तो अब उन्हें अभी शामिल नहीं किया गया है, मतलब इस योजना संबल में शामिल नहीं किया गया है। अच्छा, तो अब संबल योजना के तहत कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिलता है, क्या क्या लाभ ले सकते हैं वे? संबल योजना के तहत सर्वप्रथम तो जिसका भी संबल पंजीयन है, अगर उनके बच्चे स्कूल में, सरकारी स्कूल में या कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं तो शिक्षा शुल्क माफ़ी हो जाती है।
यदि कोई श्रमिक के घर में यदि उनकी पत्नी या अगर पंजीकृत श्रमिक स्वयं महिला है तो प्रसूति सहायता है, 16,000 की राशि है। उसके बाद यदि किसी श्रमिक की साधारण मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख की राशि और 5,000 की अंत्येष्टि। कोई श्रमिक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो 4 लाख की राशि और 5,000 की अंत्येष्टि राशि दी जाती है। और यदि किसी श्रमिक का बच्चा 12वीं के बाद एडवांस में 1 लाख तक की श्रेणी में आते हैं, 1 लाख तक की सूची में आते हैं तो 1 लाख की सूची से मतलब है जो परिणाम निकलता है, अगर उनका अच्छा, जो क्रमांक है मेरिट में अगर हाँ, 1 लाख तक में जी, वो जी, सम्मिलित होते हैं हाँ, तो जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई है हाँ, सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट हाँ, या प्राइवेट में हाँ, उसका भी शिक्षण शुल्क संबल बोर्ड वहन करता है। तो कैसे, जैसे आपने बताया कि उसको, तो उसकी प्रोसेस क्या होगी, कैसे वो लाभ ले पाएगा, उसे क्या करना होगा कि जब आपने जो बताया उसका लाभ मिल सके उसे? जब वो एडमिशन के लिए जाते हैं तो वो वहाँ संस्थान पूछते हैं उनसे कि अच्छा। आपके पास संबल कार्ड है क्या। अच्छा, जैसे अच्छा। कॉलेज में भी वो जब जाते हैं हाँ। तो उनसे पूछा जाता है कि आप संबल कार्डधारी है क्या, तो जैसे टिक लगाते हैं तो फिर वो जो शिक्षण शुल्क है वो संबल बोर्ड द्वारा दे दिया जाता है। अच्छा 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 अच्छा। तो इसके बाद एक और योजना आपने बताई थी इसके विषय में, संबल से संबंधित, श्रम से संबंधित, वो क्या थी? BOCW है, एक निर्माण श्रमिक हमारी योजना है। हाँ। तो हमारे ऐसे श्रमिक बंधु जो निर्माण कार्य में लगे हैं, हाँ। ईंट गारा, जो मिस्त्री है, इलेक्ट्रिशियन है, कारपेंटर है, हाँ। निर्माण स्थल पे चौकीदार है, हाँ। इनके लिए हमारे BOCW की योजना है। उसमें उनको 90 दिन किसी निर्माण स्थल पे कार्य करना अनिवार्य है। जी जी। वो पब्लिक डोमेन पे अपना आवेदन दर्ज कर सकते हैं। संबंधित ग्राम पंचायत जी, जी। या जनपद पंचायत या संबंधित निकाय उनका पात्रता अनुसार पंजीयन जारी करती है। जी, जी। पंजीयन जारी करने के बाद उन्हें पात्रता पर्ची, खाद्यान्न पात्रता पर्ची की जी, जी। पात्रता हो जाती है, आयुष्मान कार्ड की पात्रता हो जाती जी, जी। है। और यदि ऐसा कोई श्रमिक, उसे प्रधानमंत्री आवास जी, का जी। लाभ मिल रहा जी, है जी। तो ग्रामीण क्षेत्र में 50,000 का अनुदान BOCW बोर्ड देता है और शहरी क्षेत्र में 1 लाख का अनुदान देता जो है। गृह निर्माण के लिए, भवन जी, निर्माण, जो- अगर वो प्रधानमंत्री आवास का लाभ ले रहा है तब? यदि उसका नाम प्रधानमंत्री आवास में उसका या उसके परिवार का किसी का नाम आया है हाँ, हाँ। और उनके घर में कोई भी पंजीकृत श्रमिक है हाँ, हाँ। तो ग्रामीण क्षेत्र में 50,000 है। एक्स्ट्रा, मतलब वो जो अनुदान राशि अनुदान उनको है। गवर्नमेंट से निर्धारित है, जैसे उससे ग्रामीण, अतिरिक्त उसे अतिरिक्त दी जाएगी। वेरी गुड। क्योंकि वो जी, जी। निर्माण श्रमिक है और वो निर्माण कार्य कर रहे हैं। जी, 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 जी। और उसके अलावा यदि उनके बच्चे 10वीं या 12वीं में सुपर 5,000 में आते हैं तो 25,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि दी जाती है। मैं इस बात को पुनः सुनना चाहता हूँ, क्या है ये? यदि किसी निर्माण श्रमिक का बच्चा हाँ। 10वीं या 12वीं में, निर्माण श्रमिक वो होते हैं जैसे जो कारपेंटर अर्थात बढ़ई का काम करते हैं, लोहार का काम करते हैं, ईंट गारे का काम करते हैं, अर्थात मिस्त्री का काम करते हैं, वो आते हैं श्रमिक में। हाँ, BOCW पंजीकृत जी, जी। श्रमिक बनेंगे। जी। तो यदि उनके बच्चे 10वीं या 12वीं में सुपर 5,000 में आते हैं, सुपर 5,000 मतलब जो 5,000 बच्चे आते हैं उस कैटेगरी के अंदर, उस संख्या के बीच में अगर उनके बच्चे आते हैं तब तो उन्हें 25,000 की प्रोत्साहन राशि मिलती है सालाना, इसी परीक्षा मतलब उत्तीर्ण के पश्चात। उत्तीर्ण के पश्चात। जी। अगर 5,000 की कैटेगरी में आते हैं हाँ, तो सुपर 5,000 की कैटेगरी तो में इसके आते हैं। लिए अगर उसका संबल कार्ड है और वो जिस स्कूल BOCW, इसमें मैं स्पष्ट करना चाहूँगी जो मध्य प्रदेश, BSCW, हाँ, मध्य प्रदेश भवन एवं सनिर्माण कर्म कार्ड होना चाहिए। हाँ। और जो लोग निर्माण श्रमिक का काम कर रहे हैं, हाँ हाँ जैसे निर्माण स्थलों पे जी। मजदूर है, जी जी सहायक मजदूर है, जी। मिस्त्री है, जी, जी। इलेक्ट्रिशियन है, जी, जी। फीटर है, जी। चौकीदारी का काम कर जी, रहे हैं, जी। उनका कार्ड बनता है ये। तो वो जो बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है हाँ। और वो 5,000 की कैटेगरी में आ जाता है तो उसको लाभ लेने के लिए क्या करना पड़ेगा उसे उसे? हमारे कार्यालय में आके आवेदन देना होगा। अच्छा, श्रम विभाग का हाँ, कार्यालय। और हम लोग स्कूलों के साथ सूची शेयर करते हैं हाँ, हाँ। तो ताकि बच्चे तक जानकारी पहुंच जाए। अच्छा, अच्छा, हाँ, अच्छा। जी। तो ये बहुत सारी एक श्रम विभाग की योजनाएं थी। आपका बहुत शुक्रिया मैम, आपने जो जानकारी दी है वो हमारे दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मायने रखती है, क्योंकि इतनी सारी जो आपने बताया है कि जो भवन निर्माण वाले जो कर्मकार मंडल के जो श्रमिक होते हैं उनको इतना सारा लाभ दिया जाता है, संबल के माध्यम से इतना लाभ दिया जाता है। मैं एक और बात बताना जी, जी, चाहूँगी। बताइए। जो भी BOCW पात्रताधारी श्रमिक है, यदि उसके कार्ड को 5 साल हो जाते हैं अच्छा तो उसे हम 40,000 रुपये अनुदान देते हैं इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का। अच्छा।
अच्छा अच्छा अच्छा, जो 5 साल कार्ड पुराना होना चाहिए। अगर वो 5 साल से काम कर रहा है, अर्थात 5 साल उसको अवधि पूरी हो गई है, 5 साल पुराना उसका कार्ड है, तो 40,000 रुपये अनुदान देंगे हाँ, आप इलेक्ट्रिक वाहन के लिए। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने और के लिए। वर्तमान में जो हमारी औजार खरीदी वाला जो स्कीम है उसमें अधिकतम 10,000 है। जो भी बिल है उसका 50% या अधिकतम 10,000 का अनुदान है। 2024 में ये योजना शुरू हुई है। और इसके अलावा जो हमारा श्रमिक होता है, यदि वो श्रमिक है तो उसका और उसके पूरे परिवार का आयुष्मान कार्ड बनता है। अच्छा 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 अच्छा। जी आयुष्मान की पात्रता हाँ, उनको पात्रता भी आयुष्मान की उनकी पात्रता होती है। जी जी। और उन लोगों के लिए रेन बसेरे का भी प्रावधान है। श्रमिक जो पीठ होता है रेन बसेरा ये रेन बसेरा जैसे ऐसे स्थल जहाँ पर श्रमिकों के रुकने की ज़्यादा मतलब आवाजाही रहती है, तो ग्राम पंचायत को मंडल की तरफ से एक राशि दी जाती है कि वो रेन बसेरे का निर्माण करें, ताकि जो हमारे निर्माण श्रमिक हैं वो वहाँ पर रुक सके। अच्छा 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 अच्छा, वो वहाँ पर रुक के जी 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 जी, ये आपने बहुत अच्छे। अच्छा, अभी एक श्रम योगी मानधन के विषय में भी आपने बताया था। हाँ जी, मैं ये बताना चाहूँगी और मैं सभी से अनुरोध कर रही हूँ कि जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है वो एक पेंशन योजना है। उसमें जो भी असंगठित श्रमिक है जिनका पीएफ या ईएसआई नहीं कट रहा है, 18 से 40 साल जिनकी आयु है, वो सीएससी के माध्यम से ई श्रम कार्ड बनाते हुए इस पेंशन स्कीम में शामिल होइए। 60 साल बाद आपको प्रति माह न्यूनतम 3,000 पेंशन प्राप्त होंगी। आपका जितना अंशदान होगा उतना ही अंशदान शासन की ओर से आपके खाते में दिया जाएगा। तो मैं सभी से अनुरोध कर रही हूँ कि जो भी पात्रताधारी है 18 से 40 साल के श्रमिक, वो इस योजना में आपको स्वयं को पंजीकृत कराएं। कैसे करेंगे आप थोड़ा? सीएससी के माध्यम से आप पंजीकृत कर सकते हैं और सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी है। अच्छा, सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी लोग कर सकते हैं। धन्यवाद मैम, आपने जो जानकारी दी वो बहुत महत्वपूर्ण है। इतनी सारी योजनाएं, शायद हम एक योजना के विषय में संवाद करने के लिए उपस्थित हुए थे। आज हम जो संवाद कर रहे थे, लगभग हम एक योजना, संबल योजना के लिए बात कर रहे थे, परंतु मैम ने बहुत सारी योजनाओं की जानकारी दी है। ये सभी योजनाएं हर एक व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, ऐसे शासन का भी उद्देश्य है और विभाग का भी उद्देश्य रहता है। मैम, अंत में एक बात आपसे और कहूँगा कि हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए आपका संदेश ऐसा हो कि वो आप तक पहुंच सकें, आपकी योजना का लाभ ले सकें, इसके लिए आप क्या कहेंगे? आप सभी, यदि आपको कोई समस्या है तो आप सहायक श्रमिक कार्यालय नर्मदापुरम नवीन आयुक्त कार्यालय में हमारा ऑफिस है, आप वहां आ सकते हैं। या फिर संबल पोर्टल है और labor.mp.gov. हमारा एक पोर्टल है, उसमें हमारी सारी जो सुविधाएं है वो पब्लिक डोमेन पे उपलब्ध है। कोई भी श्रमिक संबल का आवेदन भी स्वयं दर्ज कर सकता है, BOCW का आवेदन भी स्वयं दर्ज कर सकता है। BOCW के आवेदन के लिए उसे ई श्रम कार्ड की आवश्यकता होगी और ई श्रम कार्ड भी वो ई श्रम पोर्टल पे जाके स्वयं बना सकता है। तो श्रम विभाग ने पूरी कोशिश ये की है कि जो हमारे असंगठित श्रमिक है वो स्वयं किसी कंप्यूटर सेंटर के माध्यम से, CSC के माध्यम से अपने आवेदन दर्ज कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद, फिर मिलते हैं। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।